हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 42। देखिए, आज हम यहां पर निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। इसकी संरचना किस प्रकार से है, इसे क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है और ये अपनी शक्तियों का किस प्रकार से अपने कार्यों के लिए उपयोग करता है। ठीक है, तो हम वो इस अध्याय के अंतर्गत ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। देखिए, सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा, जो पूरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो चला था वो आपने सब लोगों ने देखा हुआ है। तो सभी को पता था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। अब लोकतंत्र स्थापित होगा, लोकतंत्र में स्थापना में फिर वही होगा कि इन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरी बात यह थी कि जो चुनाव हो, चुनाव प्रक्रिया हो, वो कैसे पारदर्शी बनाई जाए, उसे कैसे संपन्न कराया जाए, किसके हाथ में ये पूरा कार्यभार सौंपा जाए। तो इसके लिए संविधान में ही एक जो है यहाँ पर प्रावधान रख दिया गया। यानी संविधान जब बनकर तैयार हुआ हमारा, तो संविधान में ही ये चीज़ें इंक्लूड कर दी गई कि देश में चुनाव को संपन्न करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन जो है बनाया जाए, जिसके जरिए जो है चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, यहाँ पर कोई धांधली वगैरह ना हो और समय समय पर जो है चुनाव आयोग जो है इस संदर्भ में, यानी निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग समय समय पर इस संदर्भ में अपनी गाइडलाइन जारी करे जब चुनाव हुए तो। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो वर्तमान स्थिति अगर देख लें इसकी, तो देखिए चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, यानी इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और एक स्थायी निकाय का अभिप्राय ये है कि संविधान में इसके लिए आर्टिकल 324 में जो है यहाँ पर इसका पूरा प्रावधान किया गया है। संविधान का जो आर्टिकल 324 है, इसमें कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी जो होगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट आप ये नोट कर लेना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चुनाव आयोग जो है एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी कि ये केंद्र के लिए चुनाव भी करवाती है और राज्यों के चुनाव भी करवाती है। लेकिन राज्यों में जो आप देखते होंगे, राज्यों में आपकी नगर पंचायत वाले चुनाव में उनमें इसकी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नगर पंचायत के चुनाव में राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है उसका जो है उसके अंडर में आता है। वो राज्य जो नगर पंचायतें जो होती हैं वो इसके अंडर में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये बात, नगर पंचायतें हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले चुनाव जो होते हैं वो उनके अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया, तो चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, अखिल भारतीय संस्था के रूप में है। यानी कि अभी जो वर्तमान चुनाव आयोग जो है हमारा एक अखिल भारतीय संस्था है। यानी इसका जो गठन है वो संविधान में आर्टिकल प्रदत्त किया गया था, इसके तहत जो इसका गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, संविधान में ये वर्णित था जब बन के तैयार हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संरचना किस प्रकार से है। अब देखिए, यहाँ पर जो संविधान का आर्टिकल 324 है, इसमें कुछ उपबंध दिए गए हैं। क्या क्या उपबंध दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। कि निर्वाचन आयोग जहाँ पर होगा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। ठीक है, और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और ये अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इनकी नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी कि ये जो लोग नियुक्त किए जाएंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और राष्ट्रपति जो होगा वो समय समय पर इनकी पदावधि, यानी कितने वर्ष के लिए कार्यरत रहेंगे, इनकी सेवा, इनकी शर्तें, ये सब जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, तो ये इनके बारे में 324 में प्रावधान थे, वो आपने देख लिए। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 1950 में, ठीक है, 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक हमारे यहाँ क्या था कि निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्य के रूप में, निकाय के रूप में कार्य करता रहा। यानी कि यहाँ पर एक केवल निर्वाचन आयुक्त होता था, उसके सहायक नहीं होते थे। क्योंकि रीज़न ये था कि उस समय ऐसा कोई बर्डन नहीं बढ़ाया गया था। यहाँ पर हमारे यहाँ जो मतदान करने की एज थी वो 21 साल थी। ठीक है, अब जब 1989 में 16 अक्टूबर 1989 में राजीव गांधी की सरकार में जो है यहाँ पर मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष जब कर दिया गया, मतदान की जो आयु थी उसे कम कर दिया गया। ठीक है, 21 से 18 वर्ष पे पहुंचा दिया गया। तो ऐसे में ज़रूरत ये थी कि भाई अब मतदाता भी बढ़ गए, मतदाता बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे कार्यभार भी बढ़ गया। तो ज़रूरत ये थी कि भाई जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसके सहायता के लिए और भी जो है नियुक्त किए जाएँ, ताकि जो है चुनाव प्रक्रिया जो है धीमी ना पड़े और चुनाव प्रक्रिया समय से संपन्न हो सके। ठीक है, जैसे आज का दौर नहीं था उस समय, आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, तब पेपर बैलेट वाला दौर होता था। आज तो आपका पूरा डिजिटल दौर है, यानी हर तरह के आंकड़े आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, आप 1 मिनट में पूरा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरी बात ये थी कि कैसे करके इन्हें हैंडल किया जाए। क्योंकि 21 नहीं, जब हम उम्र घटा रहे हैं तो उम्र घटाने में 3 साल का डिफरेंस, 3 साल की डिफरेंस में काफ़ी सारी आबादी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग जो था, निर्वाचन आयोग, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कुछ और भी कैंडिडेट वहाँ पर नियुक्त किए गए, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना, आप नोट करके लिख लेना कि मत देने की जो न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को,
यानी कि मत देने की जो आपकी आयु थी वो आपकी यहाँ पर यानी कि 21 से 18 करने के बाद, देखिए ये जो 21 से 18 की गई ये आयु, ये 61 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई, ये भी बताना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के नाम से है ये। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 है। ठीक है, लागू हुआ है 1989 से। काफ़ी लोग अभ्यर्थी जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि संविधान संशोधन लाया गया था, ये विधेयक वगैरह 1988 में था, लेकिन पूरा लागू जो हो पाया है राष्ट्रपति के साइन वगैरह होकर वो 1989 में लागू हो पाया है। ठीक है, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यानी 1988 में तो लाया गया, 89 में प्रभावी हुआ है ये। तो यहाँ पर मत देने की आयु अब 21 से 18 वर्ष की गई। तो इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के जो काम था, यानी आयोग का जो काम वगैरह था, इसको कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। ठीक है, ये 2 और निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर नियुक्त कर दिए। तो ऐसे करके ये जो है, ये आयोग जो है बहुत सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इनकी जो वेतन वगैरह कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट कर लेना या फिर अगला नोट कर लेना, नोट 2 करके, कि देखिए इनके जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और दूसरे अनुलाभ जो होते हैं, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। यानी वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सैलरी है, सेम वही सैलरी इन्हें भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो तब तक रहता है। लेकिन हाँ, बीच में भी इन्हें हटाया जा सकता है, यानी उस बीच के समय में भी इन्हें त्यागपत्र देकर या पर उनका कार्यकाल समाप्त होने पर यह भी हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी इनके संबंध में कहीं संविधान में उपबंध ऐसा नहीं है कि इनकी जो पदावधि है वो निश्चित रहे, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसलिए ये प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, लेकिन अमूमन 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये बात यहीं इसी किताब में बताई गई है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इन्हें देखते हैं स्वतंत्रता क्या क्या मिली हुई है। तो स्वतंत्रता के बारे में इन्हें देखें। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये है कि इन्हें जो है 324 के तहत जो है इन्हें स्वतंत्रता जो दी गई है, 324 चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में बात करता है। तो इन्हें क्या है, दुर्व्यवहार, असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसे हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 324 में बताया गया है किस प्रकार से हटाया जा सकता है, वो यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पर उसके दुर्व्यवहार, अक्षमता और इसके आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अगर संकल्प पारित करेंगे तो उसके बाद ही राष्ट्रपति ने हटा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ये लिखी गई है कि वह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में अगर यहाँ पर देखा जाए, अभी आप इसी चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पर बताई भी गई है इस चैप्टर में इस बात कि ये जो है यानी इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन अमूमन जो कार्यकाल हमने मान लिया है, ठीक है, बाद में रूल्स रेगुलेशन बने उनके तहत 6 साल का कार्यकाल मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगली बात है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, इसकी सेवा शर्तें इसकी नियुक्ति के बाद या फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई आपातकाल वगैरह हो गया या फिर कोई वैसी स्थिति, आपातकाल छोड़ी, आपातकाल की बात मैं गलत बोल गया, आपातकाल नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया और बाद में इनकी सैलरी वगैरह, भत्ते वगैरह कम कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, अब देखिए जो बाद बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होगा इसकी सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पे कुछ संविधान के तहत दोष भी हैं, इसमें ये लिखा भी है संविधान के तहत इसमें कुछ दोष भी हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यानी निर्वाचन आयोग में जाने के लिए, निर्वाचन आयोग के सदस्य बनने के लिए, इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए या सहायक निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए इसकी योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारित कहीं नहीं की गई है। ठीक है, इसका निर्धारित कहीं नहीं किया गया है। वहीं पदावधि कितनी है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। देखिए कभी कभी मैं कहता हूँ संविधान पूरा मतलब पूरा झालमेल है संविधान में बाकी में स्पष्ट है ही नहीं कोई चीज़। तो यहाँ पे साफ साफ ये सेकंड अगर आप आर्टिकल फोकस करेंगे तो ये अभी भी लिखा है, इसमें दोष में दिखाया गया है कि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, ये भी कोई उल्लेख नहीं है। 5 साल लेंगे, 6 साल लेंगे, लेकिन हाँ हमने जो बाद में रूल्स रेगुलेशन मान लिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो। ठीक है, यानी कि 6 साल उसने पूरी कर ली हो तो हट जाएगा, और मान लीजिए 65 साल की एज हो गई हो तो हट जाएगा वो। ठीक है, तो हमने ये मान लिया है।
लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है पदावधि निश्चित नहीं की गई है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इनके संबंध में, ठीक है। हालांकि बाद में बहुत से रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तो उनमें वहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, आप ये कहें कि सर आपने एक जगह ये बता दिया दूसरी जगह हमें गलत पढ़ा दिया, गलत मैंने नहीं पढ़ाया है, इस किताब में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो ही आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दो ही यहाँ पे लाइनें इंपॉर्टेंट दोस्त में, और ये भी बताया गया है कि संविधान में सेवानिवृत्त के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी कहीं और भी नियुक्त किया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। तो ये कुछ दोष गिनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में उसकी स्वतंत्रता निष्पक्षता को लेकर कुछ दोष बताए गए हैं, ठीक है। इन दोषों को फोकस कर लेना, फोकस इसलिए कर लेना, कहीं कहीं आपको जब मेंस में आर्टिकल लिखेंगे, मेंस में लिखने के लिए आ जाता है तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। लेकिन प्रीलिम्स में तो केवल और केवल आपको ये पूछा जाएगा 324 के तहत कौन करता है, कौन नियुक्त करता है, बस इतना ही पूछेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं। ये दोष वगैरह का जो सिस्टम होता है, दोष क्या क्या है इसमें आर्टिकल 324 में, तो ये सब मेंस का है, मेंस में बताना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लेना है, तीनों चीज़ें बता दी मैंने। अब देखते हैं इनकी शक्तियाँ और क्या 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 हैं, यानी इन्हें क्या क्या शक्तियाँ मिली हैं। ठीक है, इनकी जो है आप जानते हैं संसद से संबंधित, ठीक है, यानी मास्टर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में हो या राज्य के जो आपके एमएलए के चुनाव होते हैं, ठीक है, वो चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो, तो इनमें इनके प्रशासनिक सलाहकारी और अर्धन्यायिक इनकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इनके संदर्भ में। अब देखते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। देखिए आप जानते हैं परिसीमन आयोग। देखिए परिसीमन आयोग का मतलब यही होता है कि समय समय पर जब आपकी 10 की जनसंख्या जो होती है, 10 की जनगणना होती है जनसंख्या की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, तो फिर क्षेत्रों का जो है बंटवारा फिर से होता है, फिर से जो तुम्हारी एमएलए एमपी वाली जो एरिया है वो सेट की जाती है, उनका यानी उनका क्षेत्र कितना रहेगा, ठीक है, वो सेट किया जाता है, तो उसे परिसीमन आयोग के तहत किया जाता है सेट, ठीक है। और आपको पता भी होगा परिसीमन आयोग के संदर्भ में कि परिसीमन आयोग 1952 ठीक है, उसके बाद 62 में बना है, 1962 में बना है, 92 में बना है, ठीक है, 1992 में बना है, और इसके बाद फिर बनाया आपका सन 2002 में। तो ऐसे करके परिसीमन आयोग बनाए गए हैं, निर्धारण मतलब ये निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए कि इनका पूरा एरिया कितना रहेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी एरिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसके बगल वाले एरिया में जो है जनसंख्या कम हो गई, ठीक है, तो परिसीमन के जरिए निर्धारण किया जाता है, पुनर्निर्धारण कर दिया जाता है, ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र किसमें आएगा। तो संसद के जो परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों को भूभाग का निर्धारण करना, ठीक है, ये परिसीमन आयोग के आधार पर क्या करता है, ये भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में कौन कौन सी एमएलए या एमपी की सीट रहेगी वो यहाँ पे निर्धारण करता है, ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र होगा, कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पे वोट डालेंगे उसके लिए, तो वो निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है परिसीमन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, ठीक है। अब अगली बात है कि ये निर्वाचक जो आपकी इलेक्शन से संबंधित नामावली वगैरह होती हैं, सूची वगैरह होती हैं, वो और जो मतदाता होते हैं उनको पंजीकृत करने का कार्य इनका यहीं पर है, ठीक है। यानी कि समय समय पर ये निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का इनका कार्य होता है। देखिए आपके संविधान का अनुच्छेद 325 आर्टिकल 325 यहाँ पर ये बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर हम किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं कर सकते हैं, अपात्र नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति को हम इस बात के लिए हम रोकें कि भाई वो फलानी जात से बिलोंग करता है, फलानी धर्म से बिलोंग करता है, उसके रंग रूप ऐसा है, तो इस आधार पर हम जो निर्वाचक नामावली है, यानी अगर उसने 18 साल से ऊपर की एज कंप्लीट कर ली, 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है, और बाद में हम ये उस पर आरोप लगाएं कि भाई फलानी जात से बिलोंग करता है, फलाना धर्म है उसका, आप वोट नहीं डाल सकते, आप वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते, तो ये इसे जो है कानूनी रूप से इसके लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या रोकने का प्रयास करता है तो इसके तहत दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 325 में ये कहा गया है बात कि आप रोक नहीं सकते किसी व्यक्ति को, ठीक है, ये मैंने बता दिया यहाँ पे। तो आप ये सेकंड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना। अब देखिए ये निर्वाचन तिथि, ये सब देखिए, ये सब चीज़ें जो आपके व्यवहार में है, आप अभी हाल में चुनाव हमारे भारत में ऐसा यानी हर साल लगभग किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, तो ये सब प्रक्रियाएं आप देखते रहते होंगे। यानी ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये चुनाव 10 साल में हो रहे हो, 15 साल में हो रहे हो तो आप प्रक्रिया से अवगत ना हो, आप सारी प्रक्रिया से अवगत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखवा दे रहा हूँ, बाद बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मयंक सर ने ये नहीं लिखवाया तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। देखिए मैं छुड़वा इसलिए देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं, आपको इसकी जानकारी है, इस पर दोबारा लिख के फ़ायदा क्या है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है, उन्हें निर्वाचन चिन्ह यानी उन्हें जो है उनका जो चिन्ह है वो आवंटित करना, ये भी जो है इसी का कार्य है। राजनीतिक दल कौन से राष्ट्रीय स्तर के हैं, ठीक है, कौन से राज्य स्तर के हैं, तो उनका यही जो है करता है यहाँ पर, ठीक है, मान्यता प्रदान करता है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। और उन्हें उनके चिन्ह जो हैं, क्या क्या चिन्ह बनाना चाह रहे हैं अपने, वो चिन्ह उनकी निर्धारित करता है। यानी कि कुछ भी हो आपका, जैसे आपका कमल हो या फिर हाथ का पंजा हो, झाड़ू हो, ठीक है, और मुझे 2-4 यही 3-4 याद हैं, ज़्यादा नहीं है मुझे याद, ठीक है।
तो क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके चिन्ह ये जारी करता है, पंजीकरण करता है उनका, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, राजनीतिक दलों को से संबंधित कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो राजनीतिक दलों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए ये न्यायालय की तरह काम भी करता है। हालांकि आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए कह तो सब बातें दी गई हैं, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, कह तो सब बातें दी गई हैं, लेकिन हकीकत में ये हुआ है कि जो पावर होती है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दी गई है, ठीक है। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, अगर राज्य से रिलेटेड चुनाव है तो हाई कोर्ट के हाथ में है, और केंद्र से रिलेटेड चुनाव जो जुड़े हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। कहने को पावर तो कह दिया गया है भाई, इसका जो कार्य है, इसकी जो पावर है वो न्यायालय की तरह होगी, लेकिन हकीकत में कुछ चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं और आप देखते भी होंगे, तमाम केस आपके सामने आंखों के सामने आते होंगे तो आप समझ जाते होंगे ये तमाम केस हैं। किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड से लेकर किसी व्यक्ति की, यानी किसी व्यक्ति आपराधिक केस चल रहे हैं तो उसके संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है, तो ऐसे करके केस आप तमाम देखते होंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही है, राजनीतिक दलों को मानता, राजनीतिक दलों के विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम भी कर सकता है, ये लिख लेना आप अगला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसमें आगे। अब देखिए निर्वाचन के मामले में जो आचार संहिता है, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जो है निर्मित करना। आचार संहिता का मतलब यही है कि भाई कोई व्यक्ति, कोई भी पार्टी विशेष से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो धन से वोट खरीदने की कोशिश करे, शराब के द्वारा वोट खरीदने की कोशिश करे, या फिर पोलिंग बूथ कैप्चर करने की कोशिश करे, ठीक है, या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कोई गलत जानकारी स्प्रेड ना की जाए जिससे कि लोग जो भयभीत हो जाएं या लोगों के अंदर भ्रम व्याप्त हो, ठीक है। लोग स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से वोटिंग करें, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता का पालन करवाता है। आचार संहिता में यही होता है। आचार का मतलब क्या होता है? नियम कानून, जो सामान्यतः हमारे किसी नियम कानून, किसी चीज़ से जुड़े हुए नियम कानून होते हैं आचार संहिता में, ठीक है। तो चुनाव के दौरान जो आचार संहिता का मतलब यही होता है कि चुनाव में धांधली ना हो, ठीक है, जालसाजी ना हो, हेराफेरी ना हो, तो उन सबको रोकने का काम इसका होता है, किसका? निर्वाचन आयोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बात बताई गई है कि आप पता है कि राजनीतिक दलों की नीतियां का प्रचार करना, रेडियो टीवी इन सब कार्यक्रम की सूची निर्मित करना कि भाई कितने दिन के लिए ये लोग प्रचार बंद करेंगे। आपने देखा होगा कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग से कुछ दिन पहले लाउड स्पीकर वगैरह, वैसे पंपलेट वगैरह ये सब हटवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए हटवाए जाते हैं कि आप वो चुनाव जब पर पाबंदी लग जाती है उसके बाद आप किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकती हैं। तो वो सब चीज़ें यही निर्धारित करता है, ठीक है। और संसद सदस्यों की निर्भरता के मामले में, यानी संसद सदस्य को डिस्क्वालीफाई है, यानी वो यहाँ पे जो है क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना कि भाई ये है डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद के मामले में ये राज्यपाल को देता है सलाह। विधान परिषद के मामले में कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई, निर्भरता से संबंधित मामला आए तो ये राज्यपाल को परामर्श देता है। ये दोनों बातें आप इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लेना ये, ठीक है। अब देखिए आप सब चीज़ें जानते हैं कि मतदान लूट केंद्र वगैरह जो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको कैसे रोका जाए, ये कैसे कैसे ये कार्य करता है, सब जानते हैं आप ऑलरेडी। और आई होप यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए कुछ लोग हो सकते हैं 10th या 12th के स्टूडेंट, मैं भी देखता हूँ चैनल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो सब 18 से ऊपर ही है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब वोटिंग का प्रोसीजर जानते हैं, एक आध बार वोट भी डाल चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग की आप जानते हैं, निर्वाचन आयोग की जो सहायता है वो उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, और जो कि सिविल सेवा से लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लोग हैं, ये निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सिविल सेवा जो परीक्षा यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है, इसके थ्रू तमाम विभागों में, ठीक है। मैंने बताया था कि यूपीएससी में केवल और केवल आईएएस की पोस्ट नहीं होती है, यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत सभी पोस्टें आ जाती हैं, यानी पूरा सिविल सेवा बोली जाती है। सिविल सेवा से जुड़े हुए सारे मामले आ जाते हैं, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर का हो, आरटीओ वगैरह में हो, सेल टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, सब में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो क्लास ए क्लास बी की जॉब में आ जाता है। क्लास ए में हमने आईएएस को टॉप पर रख दिया है, उसके बाद हमने आईपीएस रख दिया है, उसके बाद आईआरएस रख दिया है वरीयता क्रम में, ठीक है। और क्लास बी में हमारी बहुत सारी जॉब होती हैं। आप जब नोटिफिकेशन जारी हो तब आप देखना, उसमें पूरा दिया रहा होता है कितनी कितनी जॉब में यहाँ पे भेजे जा सकते हैं, कितने कितने पोस्टों के लिए भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयुक्त जो होती हैं वो सिविल सेवा से लिए जाती हैं, इनकी सहायता के लिए जो सहायक निर्वाचन उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नोट कर लेना, ये वाला नोट 1 के तौर पर। अब अगली बात यहाँ पर है, अगर राज्य स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर देखिए गठन किया जाता है राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राज्य स्तर पर, ठीक है। ये राज्य स्तर पर जब ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो सहायता जो कार्य करता है तो इसकी सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, ठीक है। और जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्य सरकारों की सलाह पर करता है, ठीक है। क्या क्या होता है राज्य की विधानसभाओं के लिए जब चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा तो क्या होगा, तब राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्य करते हैं, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो आपके चीफ, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफ, यानी
इलेक्शन जो आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है हमारे देश का, यानी कि हमारे चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके द्वारा और संबंधित राज्यों की सरकारों की सलाह के द्वारा इनका जो है यहाँ पर चयन किया जाता है, इनको जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राज्य स्तर पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर इनके नीचे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं राज्य स्तर पर, इसके नीचे यहाँ पर जिला स्तर पर कलेक्टर जो होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, यानी ये बात काफ़ी बार पूछी जाती है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले का कलेक्टर होता है, यानी डीएम होता है। ठीक है, और वो अपने जिले में प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए क्या करता है, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है, ताकि वो पोलिंग बूथ को देख रेख कर सकें, पोलिंग बूथ पे कोई हेराफेरी नहीं हो, उसके लिए यानी कि एकदम स्पष्ट ढंग से यानी पारदर्शी ढंग से मतदान हो। ठीक है, बिना किसी भय के। तो इसके लिए वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। कौन? जिला लेवल पर कलेक्टर। ठीक है, तो आप नोट कर लेना यहाँ पर, यानी इसके लिए नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, लिख लेना कि कलेक्टर प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रावधान आपने देख लिए। देखिए दृष्टि सिद्धांत ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, ये सब चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें यहाँ कही गई हैं आपकी कि जो निर्देशक सिद्धांत क्या कहते हैं, ये कहते हैं ठीक है कि समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। ठीक है, ये उन मूल्यों का हनन ना हो, विश्वसनीयता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे। ऐसा ना हो कि भाई वो गन पॉइंट पे ले जाकर वोटिंग करवा ले। भाई कोई दबंग आदमी है वो पूरा सिर पे जाके गन रख दे, कहते भाई हमने तो फलानी पार्टी में वोट डाले। शुचिता का मतलब होता है ऑनेस्टी। ठीक है, यानी प्योरिटी बनी रहे, ऑनेस्टी बनी रहे। ठीक है, पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई अपारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। मान लीजिए आप तो कोई व्यक्ति वोट पोलिंग बूथ तक नहीं जा पा रहा है और पता चल रहा है उसका वोट पड़ ही पड़ जा रहा है, तो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए हर वोटर को कि भाई हम वोट डालने जा रहे हैं, हमारे हाथ में एक लगी हुई है, हमने वोट डाल दिया। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है आपका तो नाम चल रहा है लिस्ट में, आप यहाँ पोलिंग बूथ पर जाते हैं आपको पता चलता है कि आपका वोट कोई और डाल गया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। सच्चरित्रता, जवाबदेही हो। जवाबदेही का मतलब ये होता है कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जवाबदेही हो, जो पीठासीन अधिकारी बनाएगा उनसे पूछा जाएगा भाई आपके पोलिंग बूथ पे ऐसा क्यों हुआ, आप कहाँ थे तब। स्वायत्तता हो। ठीक है, पेशेवर दृष्टिकोण है, प्रोफेशनल वे में हमें देखना है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं ये सब चीज़ें, और कुछ नहीं है इसमें, सब वही बताया गया किस प्रकार से चुनाव करवाने हैं, क्या भागीदारी करवानी है, कैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सब आप प्रक्रिया जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश की ज़्यादातर जनता जो होती है वो वोटिंग से एक दिन पहले डिसाइड करती है कि भाई किसके फेवर में रुझान है। ये हकीकत है, यानी कि ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये सब कहना गलत होगा कि चुनाव जो निर्वाचन आयोग है वो अपने काम पूरी निष्ठा से निभाता है, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। आप सभी जानते हैं, लगभग सभी पार्टियां हमारे देश की हैं, यानी मैं किसी एक पार्टी से टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सभी पार्टियां ये हथकंडे अपनाती हैं वोटरों को लुभाने के लिए। कोई पैसे बांटता है, कोई शराब बांटता है, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। कोई कुछ प्रलोभन देता है कि हम ये कर देंगे आपको, वो देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके वोटरों को रुझाया जाता है। ये सब चीज़ें आपसे छुपी नहीं है। ठीक है, अब कितना भी निर्वाचन आयोग कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत बात आप सबको मालूम है। तो ये तो था आपका आज का आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल बोल रहा हूँ, आज का चैप्टर। अब देखिए हमारे देश में जो पहला इलेक्शन हुआ है, यानी फर्स्ट इलेक्शन हमारे देश में हुआ है, वो 1952 में हुआ है, 1952 में हुआ है पहला हमारा प्रथम चुनाव। ठीक है, तब हमारे यहाँ टोटल सीट्स जो थी, यानी जो हमारी टोटल सीट्स उस समय जो थी वो थी यहाँ पर हमारी 489 सीट्स थी हमारे पास। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर कांग्रेस, यानी कि इसमें जो विजेता रही थी वो कांग्रेस रही थी, कांग्रेस पार्टी रही थी। और कांग्रेस पार्टी को उस समय जो है यहाँ पर कितनी सीटें मिली थी, 364, यानी 364 सीटें ऐसे मिली थी 489 में से। ठीक है, यानी एमपी की 489 सीटों पर यहाँ पे मतदान हुआ था, उसमें 364 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही थी। तो ऐसे करके जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री बाद में नियुक्त किए गए अपने पार्टी की बहुमत के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रावधान है वो मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 326 है संविधान का, जो अनुच्छेद 326 है, इसमें इस बात की लेकर कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। नहीं, निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार, यानी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 18 साल से एज ऊपर कर ली है तो वो वोट डालने के लिए काबिल है। ठीक है, उसे यानी किसी प्रकार से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो 326 है वो यही प्रावधान करता है वयस्क मताधिकार का। ठीक है, अब देखिए 327 यहाँ पर जो है हमारा संविधान का आर्टिकल 327 क्या है, ये क्या करता है कि विधानमंडलों के जो निर्वाचन है इसके संबंध में उपबंध बनाने की शक्ति जो है संसद की शक्ति है। ठीक है,
तो ऐसे करके जो आपके 3-4 आर्टिकल हैं ये बात आप देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।